नमस्कार, न्यूज पॉइंट में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। अगर आपको कहा जाए कि 30 साल आपको वहां गुजारने हैं अपने ही मुल्क में, वो भी रेफ्यूजी बनकर, जबकि आपका अपना खुद का घर है, खुद का आपकी राज्य जिस राज्य में रहते थे वो भी वहीं पे है, वहां के लोग वहां पर है, लेकिन एक कम्युनिटी को वहां से निकाल दिया गया। और अगर आपको कहा जाए कि 30 साल आपको बिना अपने घर के गुजारने होंगे, अपने लोगों के बिना गुजारने होंगे, क्योंकि आपके जो साथी हैं वो कहीं ना कहीं आउट ऑफ स्टेट्स चले गए हैं। क्या ये दर्द कोई समझ सकता है? क्योंकि ये दर्द वही समझ सकता है जिनको आज से 30 साल पहले कश्मीर घाटी से निकाला गया था, पंडितों को, और वो पंडित आज भी दर बदर की ठोकर खा रहा है, एक ऐसी जिंदगी जी रहा है जो रेफ्यूजियों से भी बदतर जिंदगी है। क्योंकि अपने ही देश में आज तक कोई भी ऐसी कम्युनिटी नहीं देखी गई जो अपने ही देश में रेफ्यूजियों जैसा जीवन व्यतीत कर रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अश्विनी चरंगू जी हैं, जो पनन कश्मीर के अध्यक्ष हैं। उन्हीं से जानेंगे कि 30 साल हो गए हैं घाटी छोड़े हुए, और इन 30 सालों में आप जो जिंदगी जी रहे हैं, क्या वाकई अब वक्त आ गया है कि उस जो एक, मैं तो कहूंगा सर, मैं तो ये कहूंगा कि एक जिल्लत भरी जिंदगी है, क्योंकि अपने ही मुल्क में रह के और रेफ्यूजियों वाला एक लेबल लगना, ये बहुत बड़ा एक, आप कह दिए, एक बहुत बड़ा, ये शर्मनाक एक तगमा कह सकते हैं इसे आप। हाँ, सबसे पहले मैंने ये शब्द जो है ना कि रिफ्यूजी इन माई ओन कंट्री, अपने ही देश में शरणार्थी, ये सबसे पहले मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी से सुना था। जब वो जम्मू आए थे तो उन्होंने यहाँ पर कहा था, 1992 की बात है, उन्होंने ये कहा था कि कश्मीरी पंडित जो है अपने ही देश में शरणार्थियों का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो ये बात उन्होंने उस वक्त जब कही थी तो हम तो तब तक विस्थापित अपने आप को समझते थे, और हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं था शायद उस समय कि विस्थापन शरणार्थीपन का रूप लेगा। और सच्चाई वही साबित हुई जो अटल जी ने उस वक्त कही थी। लेकिन सर, दूसरा सवाल ये है कि इतने सालों में और एक कम्युनिटी को बाहर निकाल दिया गया, उसके बारे में कोई भी नहीं सोचता, सिर्फ सियासत देखने को मिली है सर। देखिए, ऐसा है कि जब 1999-90 में ये सब कुछ हुआ तो उस वक्त इस देश में 2-3 तरह की विचारधाराएं थी। सबसे बड़ी विचारधारा उस समय जो प्रभुत्व में थी वो ये थी कि सो कॉल्ड सेकुलरिज्म उसको कहिए, और कांग्रेसवाद भी था, क्षेत्रीयवाद भी था, जातिवाद भी था। ये सब कुल मिलाकर के ऐसा था कि कश्मीरी पंडित के नाम से जब कोई बात सामने आती थी तो उस समय के दौर में ऐसा माना जाता था कि ये कोई मुद्दा नहीं है। मतलब कश्मीरी पंडितों के साथ जो भी उस समय हुआ, 1988, 89, इवन 1986 में जो हुआ था, वो कोई बहुत बड़ा मुद्दा ऐसा नहीं माना गया। हमने अपने आप को मुद्दा बनाया कि नहीं बनाया, ये तो बाद की बात थी। सबसे बड़ा मुद्दा उस वक्त इस्लामी आतंकवाद था जो कश्मीर में हो रहा था, जिसमें पाकिस्तान की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थी, और जो खूनरेजी वहां पर शुरू हो गई थी, और कश्मीरी पंडितों को चुन चुन कर मारना, उनके मंदिरों का तहस नहस करना, उनको वहां पर एक कैंपेन के तहत, एक क्रूसेड के तहत उनका वहां से इथनिक क्लींसिंग करवाना, और मास एक्सोडस का रास्ता कश्मीरी पंडित को बताना, और पूरे के पूरे समुदाय को कश्मीर से निकालना। हम ये मुद्दा एक्चुअली सामने लाए थे। ये कश्मीरी पंडित अपने ही देश में विस्थापन का जीवन जी रहा है या शरणार्थी का जीवन जी रहा है, ये तो बाद की बात थी। सबसे पहला तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन गया था कि कश्मीर में ऐसे हालात बन गए थे कि क्या कश्मीर अब भारत का हिस्सा रहेगा कि नहीं रहेगा, यही सबसे बड़ी बात सामने आई थी। लेकिन उस वक्त के राजनीतिक माहौल में उस वक्त के राजनेताओं ने चंद एक लोगों को छोड़ करके इस बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दी, और उनको ऐसा लगा कि कश्मीरी पंडित वास्तव में कश्मीर की सिचुएशन से डर गया है और वो डर के कारण ऐसा कह रहा है। लेकिन जो हमने उस वक्त कहा था, कुछ ही सालों में वो
ना केवल रियासत में, ना केवल इस देश में, बल्कि इस दुनिया में लोगों के सामने आ गया कि हम जो कह रहे थे, आतंकवाद सचमुच में एक बहुत बड़ा भयावह सत्य के रूप में प्रस्तुत हुआ है और सारे विश्व को, देश को और रियासत को अल्टीमेटली इससे लड़ना होगा। लेकिन सर, सवाल ये है कि अगर मौजूदा हालात की बात करें तो सिर्फ सियासत देखने को मिलती है। राजनेता जो है सिर्फ बयानबाजी करते हैं। उस वक्त की भी बात करें तो कोई भी सामने नहीं आया। किसी ने भी, जब कश्मीरी पंडित वहां से जा रहे थे, निकल रहे थे, कोई भी ऐसा राजनेता देखने को नहीं मिल रहा था कि वो कश्मीर में जाके उन लोगों को समझाता जिन लोगों ने गन उठाई थी या जिन्होंने मजबूर किया था। वही चीज़ आज भी देखने को मिल रही है। कोई भी उन लोकल्स लोगों को नहीं बता रहा कि किस तरह से रहना है, और कश्मीरी पंडितों को अगर वापसी का राह दिखानी है तो कैसे दिखानी है, किस तरह से लाएंगे। एक्चुअली क्या है कि इस सब की बुनियाद ही बड़ी उल्ट सीध तरीके से उस वक्त पड़ी थी। क्या हुआ था कि 1988-1999 में जो माहौल बन गया था, उसमें साफ तौर पर यह लग रहा था कि सरकार जो है वो डुलमुल रीति अपना रही है। ना केंद्र और ना जम्मू कश्मीर की सरकार जो हालात थे उनको सीरियसली ले रहे थे। लेकिन उसी बीच में एक बात यह आ गई कि लगभग ऐसा लग गया, सब और ऐसा प्रतीत होने लगा कि बहुत कुछ होने वाला है, और कश्मीरी पंडितों का एक प्रकार से मास एक्सोडस धीरे धीरे प्रारंभ हो गया था, और कश्मीर में अलगाववाद के नारे, आतंकवाद की गतिविधियां, और साथ में हजारों और लाखों की तादाद में लोगों का सड़कों पर आना और ये कहना कि कश्मीरी पंडितों यहाँ से निकलो, हमें क्या चाहिए निज़ाम मुस्तफ़ा, हमें क्या चाहिए आज़ादी, हमने यहाँ पाकिस्तान बनाना है जिसमें कश्मीरी पंडित महिलाएं हों और कश्मीरी पंडित ना हों, आप यहाँ रहोगे या हमारे साथ मिलोगे, अगर वो नहीं कर सकोगे तो यहाँ से आप निकल सकते हैं, आपको यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो मरना होगा। सर वही तो मैं कह रहा हूं, ये जो बुनियाद मैं कह रहा था आपको, बुनियाद क्या थी? बुनियाद ये थी कि उस वक्त की सरकार ने दो हाथ ये करने थे, लेकिन फारूक अब्दुल्ला साहब जो उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक प्रकार से भाग गए और उन्होंने अपनी जनता को बागी के सहारे छोड़ दिया। ये बुनियादी गलत पड़ी थी। उससे क्या हो गया कि एक राजनीति में एक परंपरा बन गई कि जो जिम्मेदारियां हैं उनको नहीं संभालनी, जिम्मेदारियों से हट जाना है। और ये जिम्मेदारियों से हटने की रीत जो आज से 30 साल पहले फारूक अब्दुल्ला साहब ने एज चीफ मिनिस्टर शुरू की थी, आज 30 साल के बाद में भी वो कायम है। एक और उस दौर में एक और ये कहा जाता है, सुनने को ही मिलता है कि जगमोहन साहब ने कहा था कश्मीरी पंडितों को कि आप यहाँ से चले जाइए और मैं सारी सिचुएशन हैंडल कर लूंगा, फिर सबको बुला लूंगा। क्या किसमें कितना सत्य है? कि आप भी तो ये सुनते होंगे, क्या ये हुआ था? क्या ये बेसिकली ऐसा है, ये एक कॉन्स्पिरेसी थी कि उस वक्त जो है कि किस तरह से जो भारत सरकार है उसको बदनाम करना चाहिए, किस प्रकार से भारत सरकार को इस बात को लेकर के मजबूर करना चाहिए कि जगमोहन जम्मू कश्मीर से हटाएं। और भी कई साजिशें हुई और इनका पर्दाफाश एक न्यूज़पेपर है, बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है श्रीनगर का, उसका नाम है श्रीनगर टाइम्स, उसके मिस्टर सोफी एडिटर हैं, उन्होंने बड़ा अच्छी तरह से इसका खुलासा पिछले साल किया था कि ये कॉन्स्पिरेसी कैसे निर्माण हुई और इस कॉन्स्पिरेसी का मतलब क्या था। खैर ये बात परवान नहीं चढ़ी क्योंकि लोगों के सामने सच्चाई आ गई। सच्चाई ये थी कि पाकिस्तान इस सब में शामिल था, और केवल पाकिस्तान शामिल नहीं था, और भी दूसरे ऐसे देश जिनका निज़ाम मुस्तफ़ा में यकीन था और उनको ये लगता था कि कश्मीर को भारत से अलग किया जाए और वहाँ पर केवल निज़ाम मुस्तफ़ा यानी एक मुस्लिम स्टेट का निर्माण होना चाहिए। उन्होंने अपने फंड्स दिए, उन्होंने ना केवल फाइनेंसेस तक ही वो सीमित रहे, वहाँ से लोग भी आए टेररिस्ट बन करके, और उन्होंने कश्मीर में उस जहाद में हिस्सा लिया और वहाँ पर गन कल्चर अल्टीमेटली कश्मीर में जो आतंकवाद पनपा, मैं तो ये कहूँगा कि उस आतंकवाद का बेसिक कारण केवल एक था कि कश्मीर में
एक मुस्लिम स्टेट का निर्माण हो, जिसमें नॉन मुस्लिम्स को कोई स्थान ना हो, उनका कोई स्थान वहां ना रहे। और इस प्रकार से कश्मीरी पंडित आज ही के दिन 19 जनवरी 1990 को, आज से 29 साल पहले, कश्मीर से बेदखल हो गया और तब से लेकर आज तक अपने ही देश में शरणार्थी बनकर, विस्थापित बनकर वो जी रहा है और जीने को मजबूर है। सर, अगर मैं मौजूदा वक्त की बात करूं, ये जो दर्द है, ये आपके बच्चे भी तो आपसे पूछते होंगे कि पापा हम कब अपने घर जाएंगे। देखिए, चाहे पंछी, परिंदे, इंसान, उनकी एक ही उम्मीद होती है कि अपने घर वापसी की। तो सर क्या? देखिए, पनून कश्मीर के नेता के नाते और एक जिम्मेवार शख्स के नाते मैंने इस विषय पर रोना धोना छोड़ दिया है। ये विस्थापन का विषय जो था, ये पहले पहले वर्षों में इस पर काफी रोना धोना हुआ है। मैं ऐसा मानता हूं कि हम अगर जी रहे हैं तो एक पर्पस के कारण जी रहे हैं। और वो पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि हम कश्मीर वापस लौटें, हम कश्मीर में फिर से बसें। और जो पिछले 30 साल का संघर्ष है, इस संघर्ष का मेन मुद्दा है कश्मीर। ये जो बाकी के इश्यूज हैं वो सारे पेरिफेरल हैं, चाहे रिलीफ है, चाहे नौकरियां हैं, चाहे और कोई इशू है, रहने का, आवास का वगैरह, ये सारे पेरिफेरल इश्यूज हैं। फंडामेंटल इशू है, हम कश्मीर से निकाले गए हैं, हम कश्मीर में पुनः बसेंगे। सर, बसेंगे कैसे? सरकारें कई आई, कई गई, अब भी मौजूदा सरकार जो केंद्र में है बात की है और मार्गदर्शन रेजोल्यूशन में हमने ये बात कही है। हमारा मानना है कि आज तक ना तो कोई केंद्र सरकार और ना ही राज्य सरकार इस विषय को लेकर के गंभीर दिखाई दी है। मेरा मानना है जब 2019 के पार्लियामेंट के 30 साल के बाद गरजेगा और ठीक प्रकार से गरजेगा। सर, दूसरा सवाल यह भी है, पॉलिसीज तो तभी बनाई जाएगी ना जब कश्मीरी पंडितों का कोई नुमाइंदा मौजूदा 2019 के इलेक्शन में सांसद बनकर वहां पे बैठे संसद में, या फिर असेंबली इलेक्शंस में वहां की। देखिए, यहां पे बनते हैं लेकिन उनको मनोनीत करके, मुझे नहीं लगता कि मैंने देखा हो कि किसी, मतलब इन 30 सालों में कोई कश्मीरी पंडित जीत कर वहां पे असेंबली में भी गया हो। तो इस तरह का बताइए, किस तरह से ये होना चाहिए और क्या कोई रिजर्वेशन होनी चाहिए ताकि आपकी बात, आपकी रिप्रेजेंटेशन वहां पर देखने को मिले? देखिए, इस बात को लेकर के जो दर्द झेलता है उसी के तो समाधान, उसी के पास तो होगा कि हाँ, दवा कौन सी लेनी है। इस बात को लेकर के पनून कश्मीर की ओर से हमने 2 दिन पहले एक प्रस्ताव पारित किया है और उसमें यह मांग की है कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं इस बार श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से केवल कश्मीरी पंडित को ही मैंडेट दे, जिससे कि यह पॉसिबल हो कि लोकसभा में केवल कश्मीरी पंडित जाए और अपनी कम्युनिटी की नुमाइंदगी करे। इसी प्रकार से असेंबली के अंदर भी इसी प्रकार की व्यवस्था हो, कम से कम 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज से। वो 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हम बताते हैं, एक तो श्रीनगर, दूसरा अनंतनाग या बारामूला, जैसे भी ठीक होगा, यानी 2 असेंबली में और 1 लोकसभा में। इस प्रकार की पॉलिटिकल पार्टीज व्यवस्था करें। आपको लगता है कि ये राजनीति, जो राजनेता है, ये मान जाएंगे? देखिए, राजनेता मानेगा क्या, नहीं मानेगा क्या, हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य यह है कि राजनेताओं को जगाएं और उनके सामने एजेंडा रखें। इसके साथ में ही मेरा यह भी मानना है कि अब समय आ गया है कि हमने केंद्र सरकार से भी यह कहना चाहिए कि राज्यसभा में एक कश्मीरी पंडित मनोनीत करके वहां पर उनका नामांकन करें और उनको वहां पर अपॉइंट करें। उससे क्या होगा कि राजनीति में पूर्ण रूप से और विशेषकर पब्लिक लाइफ में जिन्होंने योगदान दिया हो, ऐसे लोग पार्लियामेंट में कम्युनिटी की बात को रख सकें। सर, वापसी की अगर बात करें, चलिए वापसी होती भी है तो रोजगार के क्या, रोजगार किस तरह से उत्पन्न किया जाएगा? कई कश्मीरी पंडित जो हैं वो बाहर चले गए हैं, युवा जो हैं वो बाहर नौकरियां कर रहे हैं, अपने कल्चर से दूर होते जा रहे हैं। उनको किस तरह से पुनः स्थापित किया जाएगा? इसकी भी तो कोई ना कोई आपके पास पॉलिसी होगी। उसके बारे में हमारा यह मानना है कि हमने कहा है नरसंहार हुआ, यानी जुनोसाइड हुआ है। आज 30 वर्ष के बाद में हमारा यह मानना है कि नरसंहार जारी है। कैसे जारी है? जो लोग कहीं के रहने वाले हैं, उनका ग्रुप जो है वो धीरे धीरे करके बिखर रहा है और इस बिखराव के कारण
उनकी कम्युनिटी की होमोजेनिटी, एकत्व जो है वो टूट रहा है। उनके इस बिखराव के कारण हम मानते हैं कि जिनोसाइड जारी है। लेकिन एक और बात भी साथ में है, वो ये है कि जो पर्पस है जिंदगी का, हमने ये माना है वो है कश्मीर। उस मामले को लेकर के मैं बड़ा उत्साहित हूं और आशावादी भी हूं कि हमारी जो जनरेशन इस वक्त यंगर जनरेशन है, आने वाली जनरेशन है, वो कश्मीर को लेकर के हमेशा प्रेरणा में रहती है, हमेशा ही प्रेरणा में रहती है। और मैं आशावादी हूं कि जो हम संघर्ष पिछले 30 वर्ष से कर रहे हैं वो उसके एक अटूट अंग है, और जो स्वप्न हमने देखे हुए हैं उनको साकार करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान होगा। जिस उम्मीद की आप बात करें, आप आशावादी है, लेकिन जब यहाँ पे गठबंधन हुआ था पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी का, या उस समय जो पहले की राज्य सरकारें थी, चाहे एनसी कांग्रेस हो या पीडीपी कांग्रेस हो, यूपीए की सरकार हो या एनडीए की सरकार हो, मौका था कि आपको वहाँ पे आपका पुनर्वास किया जाता। इस सरकार को ज़्यादा उम्मीदें थी इस सरकार से लोगों की। आप क्या कहते हैं कि कहीं ना कहीं हैंडल नहीं कर पाए यहाँ की राजनेता, जो गठबंधन की सरकार थी वो भी नहीं समझ पाई? देखिए, सच्चाई तो ये है कि हमने कुछ एक सत्य बातें जो है वो ना केवल समझनी होंगी बल्कि माननी भी होंगी। ये जो एक बहुत बड़ा मौका मिला था, महबूबा मुफ्ती की सरकार जो यहाँ पर बनी थी, उससे पहले मुफ्ती साहब की सरकार बनी थी, ये बहुत बड़ा मौका एक मिला था कि हम एक गॉड गिवन अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करें और सीधे रास्ते पे चलना शुरू करें। बट अनफॉर्चुनेटली दैट अपॉर्चुनिटी वाज फिजल्ड आउट। वो ज़ाया एक प्रकार से हो गई है। बीच में मुफ्ती साहब शायद अगर ज़्यादा देर जिंदा रहते शायद वो उस कदम को आगे बढ़ाते। बट महबूबा मुफ्ती मिजरेबली फेल्ड टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। वो इस बात को लेकर के दो तरह से इसको ले सकते थे। सबसे पहला ये कि जो उसका ये मानना था, महबूबा जी का ये मानना था कि टेररिज्म को समाप्त किया जा सकता है, लेकिन टेररिज्म के माइंडसेट को समाप्त करने में मेहनत लगती। मेहनत तो उन्होंने ही करनी थी। It is the politicians who will have to do this work. It is the social and religious people who have to do this work. It is the people who are on the ground who have to do this work. उन्होंने कश्मीरी मुस्लिम कम्युनिटी को यह समझाना था कि रेडिकलाइजेशन से सबसे ज्यादा नुकसान किसका है। मेरा यह मानना है कि आतंकवाद के कारण केवल एक कम्युनिटी को नुकसान नहीं हुआ है, आतंकवाद ने सब और विनाश बिखेरा है। यह केवल एक, जब गोली चलती है तो वो चुन करके किसी एक को नहीं लगती, वो जहां लगती है वहां मजहब पूछ करके नहीं लगती। यह एक अलग बात है कि कश्मीरी पंडितों को चुन चुन कर मारा गया था, वो एक अलग विषय है। लेकिन मैं आज भी कहता हूं, जिन 1 लाख लोगों का कश्मीर में कत्ले आम हुआ, चाहे जिसने भी जैसे भी किया हो, उसका जिम्मेदार जम्मू कश्मीर के ये राजनीतिक लोग हैं जो पिछले इतने सालों में यहां 40, 50, 60 सालों में हुकूमत करते रहे, और उनके कारण ये आज हम ये दिन देख रहे हैं। लेकिन सर, आपने सही कहा। पिछले दिनों फारूक अब्दुल्ला साहब से किसी ने पूछा कि वहाँ पे अटैक हुआ है, आप क्या कहेंगे? तो कह रहे हैं कि फारूक अब्दुल्ला क्या करेगा। भाई, फारूक अब्दुल्ला साहब एमपी हैं, और एमपी का काम यही होता है कि लोगों के बीच में रहना। और अगर आप पिछले 30-40 सालों से उन लोगों को समझाने में नाकाम रहे हैं तो इसका मतलब आप अपने काम पर सही ढंग से नहीं उतरे, फिर आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि उन्होंने एक राजनीति में एक रीति शुरू की थी, वो क्या था? एब्डिकेटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो उन्होंने 1999-90 में किया। चीफ मिनिस्टर यहां थे, लंदन भाग गए, जबकि यहां हालात खराब हो गए थे। ये उसी की पुनरावृत्ति है जो उन्होंने किया है। वो क्या है? अपनी जिम्मेदारियां नहीं संभालना। ऑन द वन हैंड ही बिकम्स एन एमपी, ऑन द अदर हैंड ही सेज दैट ही कैन डू नथिंग। व्हेन यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग, देन व्हाई टू बी एन एमपी? देखिए, जो राजनीति में लोग होते हैं, जो इस पब्लिक लाइफ में, सार्वजनिक जीवन में लोग होते हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते। यानी वो जिम्मेदारी से भाग गए फिर तो अनार्की हो गई। ये जो एक जम्मू कश्मीर में एक बड़ा दुर्भाग्य रहा, पर्टिकुलरली पिछले 40 साल में, सब कुछ मीठा मीठा खाना और जहां जिम्मेदारी आती है वहां भाग जाना। और इस सब की जिम्मेदार अगर है कोई, या तो अब्दुल्ला परिवार, नहीं तो मुफ्ती परिवार। ये जो एक प्रकार की खास एक राजनीति की रीत उन्होंने चलाई, यही 2 परिवार इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। और इसकी झलक हमें
बहुत बार दूसरी पार्टीज में भी मिल जाती है, दूसरे नेताओं में भी मिल जाती है, बट अनफॉर्चुनेटली दे वर नेवर इन द गवर्नमेंट, दे आर नॉट इन द गवर्नमेंट। सो ये लोग सबसे ज्यादा गवर्नमेंट में रहे और इनकी जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हैं। मैं अभी भी मानता हूं कि यहां पर इलेक्शन लड़ने के लिए वही तैयार होना चाहिए जो कल जिम्मेदारियां अपनी निभाएं। केवल मुझे वहां एक इलेक्शन में खड़ा होकर के जीत करके फिर सरकारी बंगला मिलेगा, कार मिलेगी, तनख्वाह मिलेगा, बाकी परक्यूजिट्स मिलेंगे, ये सोच करके अगर कोई ये कहता है कि मैं मिनिस्टर बनूंगा, दे आर नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दे आर द परक्यूजिट्स। सर, अब आखिरी सवाल, कितनी उम्मीद है आपको कि आप कश्मीर में फिर से अपने घर वापस जा सकेंगे? और दूसरा ये है कि कश्मीरी पंडित कब अपने आप को अपना सम्मानित जीवन जिएगा? क्योंकि जब ये टैग लगता है कि रेफ्यूजी और दूसरा जी आपको कंपनसेशन दे रही है गवर्नमेंट, ये एक मुझे लगता है एक बहुत मतलब एक दाग है। तो सम्मानित जीवन कब जिएगा कश्मीरी पंडित और कितनी उम्मीद है आपको? देखिए, सम्मानित जीवन तो हम इस समय भी जी रहे हैं, लेकिन सम्मानित जीवन हम अपने गृह प्रदेश यानी कश्मीर में जिए। मुझे उसकी ना केवल उसकी प्रतीक्षा है, बल्कि मैं उसके लिए कार्यरत भी हूं। मेरा यह मानना है वो दिन जरूर आएगा। हां, इस बार लेकिन जो ये मेरा मानना है वो एक और चीज से जुड़ा हुआ है, वो है कि केंद्र में फिर से मोदी जी की सरकार हो। मेरी बड़ी उम्मीदें हैं कि जब मोदी जी दोबारा आएंगे, अनफिनिश्ड एजेंडा जो है पिछले 5 वर्षों का, उसको पूरा करने का समय होगा। और ना केवल समय होगा बल्कि मैंडेट भी होगा। और मेरा यह मानना है कि सारी कम्युनिटी, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी और सारे देशभक्त लोग ये मानते हैं कि मोदी जी में एक्चुअली दम है, मोदी जी में एक विश्वास है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने कई बार स्वयं कहा है कि कश्मीरी पंडित कश्मीर में पुनः बसे। ये उनका एक प्रकार से ना केवल सोच है बल्कि ये उनका ये तो जब चुनाव होंगे तब देखी जाएगी किसकी सरकार बनेगी। मैं कह रहा मतलब कितनी उम्मीद है? और ये रिफ्यूजी वाला जो टैग है ये कब हटेगा? मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में इलेक्शन के बाद ये बिगुल बजेगा, ये मेरा मानना है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत की। तो 29 साल पूरे हो गए, 30वां साल चल रहा है, लेकिन अश्विनी जी को ये उम्मीद है कि आने वाली जो सरकार होगी, जो इन चुनावों के बाद की जो सरकार होगी, जो लोकसभा के चुनावों के बाद दोबारा जो चुनाव होंगे उसके बाद जो सरकार चुनी जाएगी, उसमें वो कहीं ना कहीं इनकी कम्युनिटी के बारे में सोचेगी। और उम्मीद पर ही पूरी दुनिया कायम है। अश्विनी को पूरी उम्मीद है कि एक ना एक दिन इनका परिवार या इनकी जो कम्युनिटी है वो कश्मीर वापस जाएंगे और अपना खुशहाल जीवन जिएंगे और उसी सम्मान की जिंदगी जिएंगे जो पहले ये जीते थे। क्योंकि रेफ्यूजी का जब टैग लगता है तो दर्द खुद ब खुद बयां होता है। ललित खजूरिया, न्यूज़ पॉइंट के लिए।